तो भारत सरकार ने एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और ये गाइडलाइंस ये तय करेंगी कि कंपनियां, डेवलपर्स और संस्थान एआई का इस्तेमाल कैसे करें ताकि किसी को नुकसान ना हो। डू नो हार्म, ये प्रिंसिपल है इन पूरी गाइडलाइंस का, लेकिन रेगुलेशन से फिलहाल गवर्नमेंट ने इनकार किया है। यानी कि बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं करना चाहती हैं, लेकिन हाँ एक दायरे में, निगरानी में भी करना चाहती हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गाइडलाइन से काम चल जाएगा या बढ़ते एआई के जो अपराध हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे बढ़ रहे हैं, उसके लिए कोई सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। आज हम इसी विषय पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ, आप देखिए ये रिपोर्ट। आज के समय में हर जगह एआई का बोलबाला है। एक तरफ इसे अवसर के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल भी धड़ल्ले से हो रहा है। ऐसे में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके और गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की है ताकि इसका इस्तेमाल सबके लिए सुरक्षित और फायदेमंद हो। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा कि भारत डू नो हार्म यानी किसी को नुकसान ना पहुंचाने के सिद्धांत पर काम करेगा। मतलब ये कि एआई से किसी व्यक्ति, समुदाय या पर्यावरण पर गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। मेटी के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत का ये एआई फ्रेमवर्क मानव केंद्रित होगा, यानी एआई का मकसद इंसानों की मदद करना होगा, न कि उन्हें रिप्लेस करना या नुकसान पहुंचाना। सरकार चाहती है कि एआई टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी आसान बनाए और इसका उपयोग पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से हो। इन नए नियमों में एआई डेवलपर्स और कंपनियों के लिए 7 मुख्य नैतिक सिद्धांत और 6 बड़े गवर्नेंस पिलर तय किए गए हैं। इनमें डेटा की प्राइवेसी, बायस रोकना, जवाबदेही और सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। 7 नियम जो हर टेक्नोलॉजी पर लागू होंगे, उनमें ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, यानी बिना भरोसे के एआई का इस्तेमाल आगे नहीं बढ़ सकता। पीपल फर्स्ट, इंसान सबसे पहले, डिजाइन से लेकर फैसलों तक हर जगह ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी है। इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट, इनोवेशन को बढ़ावा रोक तभी जब नुकसान साफ दिखे। फेयरनेस एंड इक्विटी, एआई में भेदभाव ना हो, सबके लिए बराबर हो। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय हो और नियमों का सख्ती से पालन हो। अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, एआई सिस्टम पारदर्शी हो, यूजर्स को समझ में आए। सेफ्टी, रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, सिस्टम सुरक्षित हो, मजबूत हो और पर्यावरण के लिए टिकाऊ हो। एआई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए 6 स्तंभ बनाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग पावर और डेटा तक आसान पहुंच। कैपेसिटी बिल्डिंग, लोगों को ट्रेनिंग और जागरूक करना। पॉलिसी एंड रेगुलेशन, लचीले और संतुलित नियम। रिस्क मिटिगेशन, भारत के लिए खास रिस्क फ्रेमवर्क। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय करने के लिए ग्रेडेड सिस्टम। इंस्टीट्यूशंस, एकजुट सरकारी अप्रोच जिसमें एआई गवर्नेंस ग्रुप और एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं जुड़ी होंगी। सरकार ने यह भी बताया कि फरवरी 2026 में दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होगा। इसमें दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट्स, नीति निर्माता और इंडस्ट्री लीडर्स हिस्सा लेंगे, जिसमें ये चर्चा होगी कि एआई को जिम्मेदारी और सुरक्षित तरीके से समाज के भले के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। कुल मिलाकर सरकार का फोकस है कि एआई का इस्तेमाल पारदर्शी, सुरक्षित और मानव केंद्रित हो ताकि एआई का सही इस्तेमाल हो और गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ गाइडलाइन से काम चल जाएगा या बढ़ते एआई अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं विराग गुप्ता जी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और एआई से जुड़े लीगल मामलों के आप जाने माने जानकार भी हैं, स्तंभकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं राहुल डोगरा साहब, जाने माने एआई एक्सपर्ट हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं कीर्ति वानखेड़े, एआई एक्सपर्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। गुड इवनिंग प्रोफेसर वानखेड़े, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी हमारे शो पे। विराग जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं और पहला प्रश्न तो यही आएगा जिसके बारे में अरसे से हमारी बातचीत चलती आ रही है कि गवर्नमेंट क्या समझ में आ रहा है, निगरानी करना भी चाहती है, निगरानी नहीं भी करना चाहती है, थोड़े हाथ खुले भी छोड़ना चाहती है और थोड़े हाथ बंधे भी रखना चाहती है।
डेटा प्राइवेसी और एआई पारदर्शिता की बात भी करना चाहती है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन कानून को पूरी तरह से सख्त किए बगैर करना चाहती है। तो इतनी सारी विरोधाभास चीजें एक साथ हो रही हैं, आप इन गाइडलाइंस को कैसे देख रहे हैं? पहले देखिए, विरोधाभास जब होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी 2 कदम आगे जाता है, फिर 2 कदम पीछे जाता है। लेकिन पिछले कई सालों से जो विरोधाभास, इतनी असमंजस की स्थिति है कि गाड़ी 1 इंच आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो ये कोई कानून तो है ही नहीं, गाइडलाइन भी नहीं है, ये एक विजन डॉक्यूमेंट है। और विजन डॉक्यूमेंट निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। इसके भीतर अनेक तरह के विरोधाभास है। कहीं कहा गया है कि कानून है, कहीं कहा गया कानून बनाने हैं, कहीं कहा गया रेगुलेटर नहीं चाहिए, कहीं कहा गया रेगुलेटर है। लेकिन मैं इसका पेज नंबर 19 में देख रहा था, और क्योंकि जो एआई का जो मुख्य आधार है वो डेटा है, और इसी में लिखा हुआ है पैरा बी में, जो पेज 19 में, कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ वाज अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन अगस्त 2023 एंड विल बी इन फोर्स वंस ड्राफ्ट रूल्स विल इंप्लीमेंट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ नोटिफाइड ना। डेटा कानून का सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया 2017 में, संसद से कानून बना 2023 में, नियम ड्राफ्ट सर्कुलेट हुए जनवरी में, और अभी कानून लागू हुआ नहीं। और इसी में लिखा हुआ है कि उस कानून में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। फूल खिलने के पहले ही मुरझा गए, और ये कहानी हर जगह पर है। और मैं इसको डिजिटल इंडिया में जो कानून प्रक्रिया की असमंजस की स्थिति है, इसको मैं धारावी मॉडल मानता हूँ। धारावी मॉडल मतलब कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप एक मास्टर प्लान नहीं बनाते हैं, और अजब तरीके से पूरी झुग्गी झोपड़ियाँ और बन जाती हैं। फिर अचानक आप बोलते हैं कि हम तो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हमने गेमिंग सेक्टर में देखा, पहले गेमिंग सेक्टर को फ्री उनको हमने बोल दिया, फिर बोला राज्य सरकारें करेंगी, उसके बाद फिर बोला आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के तहत होंगे। मद्रास हाई कोर्ट में बोला कि आईटी रूल्स तो अभी नोटिफाई नहीं किए गए, अब नया कानून बनाया गया है, उसके लिए ड्राफ्ट रूल्स हैं। तो टेक्नोलॉजी जब हर 6 महीने में बदल रही है, तो उसको नियमन करना मतलब उसका दमन करना नहीं है। नियमन करने से अच्छा इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई आती है, लोगों में सुरक्षा होती है। लेकिन हमने नियमन की आड़ में एक जो बिल्कुल एक लोगों को एक खुली छूट दे रखी है, उसकी वजह से हम लीडर बनने के बजाय एक बाजार बन गए हैं। और बाजार बनने की वजह से आने वाले समय में डिजिटल उपनिवेशवाद का शिकंजा बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो कि अर्थव्यवस्था के साथ देश की सार्वभौमिकता के लिए खतरनाक है। ओके, ये आपने उन पहलुओं को रखा जिसमें काफी कंफ्यूजन है, विरोधाभास है, और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्पष्टता की कमी है। बट जैसा कि आपने कहा कि गाइडलाइंस बहुत ही सारगर्भित रूप से बनाने की कोशिश की गई है ताकि तमाम पहलुओं को समाहित किया जा सके। तो टीम ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन वस्तुस्थिति जो धरातल पर काम को प्रैक्टिकल करने की जब आएगी, वहाँ पर कई कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। राहुल डोगरा साहब, हमें ये बताइए कि छोड़ दीजिए अभी गाइडलाइंस में क्या है, लेकिन इंटेंशन गवर्नमेंट का अच्छा लग रहा है, और वो ये है कि डू नो हार्म के सिद्धांत के तहत हम एआई इनोवेशन की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें एक बड़ा भ्रम आ जाता है कि डू नो हार्म वर्सेस डू मोर इनोवेशन। अब ऐसा तो नहीं है सर कि जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतने से स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स एक तरह से थोड़े से हिचकिचाएं कि भाई डू नो हार्म करना है, अब थोड़ा रुक रुक के कदम रखें, क्योंकि गाइडलाइंस भी आ गई हैं, सरकार पीछे से देख भी रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि इनोवेटर्स के हाथ बांध दिए हों, मतलब हाथ लिटरली बांधे भी नहीं, लेकिन इशारा कर दिया कि जरा हद में रहिएगा। So basically, अगर हम इसका फर्स्ट ड्राफ्ट को रिव्यू करें, I think this is something which is not new. So if you look at the overall dynamics, or if you look at the various regions, especially यूरोपियन यूनियन को स्टडी करें, यूनाइटेड स्टेट्स को स्टडी करें, या चाइना को देखें, वी ऑलरेडी हैव समथिंग सिमिलर लाइक EU AI एक्ट, वॉलंटरी AI बिल ऑफ राइट्स एंड AI एल्गोरिथम रेगुलेशन एक्ट्स, प्राइमरली इन चाइना। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट करने के परस्पेक्टिव से ठीक है। बट हमें दूसरा एस्पेक्ट जो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है, हाउ डू वी इंश्योर अ गवर्नेंस मैकेनिज्म। Introducing a process is okay, but how do we hold people accountable and drive transparency around that? That matters the most. अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनल प्रोसेसेस ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। हर कंपनी में या मेजॉरिटी AI कंपनीज में एक ट्रस्ट एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होगा जो उसका गवर्नेंस मैकेनिज्म मॉनिटर कर रहा होगा। बट मेरा कंसर्न with reference to these sutras, the 7 sutras that we have defined under this particular act,
I feel that would play an important role because we would definitely be defining an accountability. But the question is how exactly we would be defining an accountability and how do we make people hold accountable? Innovation करना, sustainability को preserve करना, inclusion promote करना वो एक one aspect है. बट ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 years हमने कई सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे पास एक स्टैंडर्ड अप्रोचेस अवेलेबल है. मैं यूएस का आपको एग्जांपल देता हूँ. वी ऑलरेडी है वॉलेंट्री एआई बिल ऑफ राइट्स, लेकिन उसके बाद भी हमने पीछे कुछ महीने पहले ही हमें केस देखा था वेर इन एन इंडिविजुअल कमिटेड अ सुसाइड बिकॉज वो हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो वेल डिफाइंड नहीं थे. कंसिडरिंग दोज एस्पेक्ट्स हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? हाउ डू वी ऑन बोर्ड ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस? बिकॉज टेक्निकली हम एक फियर फैक्टर क्रिएट नहीं करना, बट हमें ये इंश्योर करना है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑन बोर्ड कर रहे हैं. गवर्नेंस मैकेनिज्म, ensuring them following a certain set of procedures वो बहुत मैटर करेगा और उसी के बेसिस पे we would be able to drive. ये ओवरराइड प्रोसेस नहीं है एंड दिस वुड टेक टाइम. हाउ एग्जैक्टली वी वुड बी एग्जीक्यूटिंग, आई थिंक हमें बैचेस में करना पड़ेगा. वी नीड टू डिफाइन अ प्रॉपर गैंट चार्ट, अ प्रोसेस. उसके लिए हमें वी वुड नीड टू अंडरस्टैंड द ब्लूप्रिंट्स comprehensively. I'm also looking forward to the summit to understand the nitty-gritty of the mechanisms that the government has introduced. I think it's a great step to begin with. Kudos to METI and let's see how it evolves over the period of time. ओके, मैं थोड़ा सा और समझूंगा आपसे क्योंकि आपने विदेशों का भी जिक्र किया. तो एआई गवर्नेंस जो नियम हैं स्टार्टअप और उद्योगों के लिए वो रेगुलेटरी जाल भी ना बने और एक जिम्मेदारी भी तय हो. तो विदेशों में क्या होता है मैं इसको आपसे समझने की कोशिश करूँगा. प्रोफेसर वानखेड़े मैम आपके पास आ रहा हूँ. आपको क्या लगता है मैम, सरकार जो चाहती है कि भाई ह्यूमन सेंट्रिक एआई हो, हार्म ना करे, थोड़ा सा रेगुलेशन भी हो, डेटा प्राइवेसी और एआई पारदर्शिता भी बनी रहे, इन सब के लिए ये जो गाइडलाइंस आई हैं, लेकिन एक जो कॉन्टेक्स्ट जो सेट हुआ है इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद वो ये कि इट इज़ नॉट बैक्ड बाय बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ. अब आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है और आप चाहते हो कि नियमन भी हो थोड़ा बहुत, तो ये कैसे होगा? आपको लग रहा है मैम कि कोई स्पष्टता इस पे है और कोई हाईलाइट अगर आप करना चाहें कुछ पॉइंट्स को जो आपको लगे कि एआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे? First, I would like to say it's a very good step that is taken by the government because कुछ ना होने से तो बेटर है कि कहीं ना कहीं शुरुआत हो और कुछ तो स्टार्ट करे. So yes, the government is doing lot of efforts. They are coming up with the guidelines. Yes, becoming a law will take time because still this AI is under, you can say, the testing phase. Okay. We have AI, we have generative AI, Gen AI, then we have agentic AI, and the speed with which this AI field is revolutionizing, it's very high. और उसी स्पीड से गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर कुछ भी लॉ लेके आना है, कुछ रेगुलेशन ड्राफ्ट करना है, दे नीड टू डू सम प्रोसेस. देयर आर सम स्टेप्स दे नीड टू डू and then only they can come up with these suggestions or the guidelines or the law or regulation. तो उसके लिए टाइम लगेगा और आप AI का स्पीड देखो, इनोवेशंस का, इट्स वेरी हाई. सो मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम वेयर द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप टू कम फॉरवर्ड एंड have some guidelines, and their 7 sutras are, well, you can say, the research, what I will say, because that is the need when they are coming up with the guidelines for the AI. Yes, there is a confusion because of this thing only, but these rules are very good. Like, first thing, whenever you are going for the other countries and their regulation, they are also under testing. No one is come up with the very concrete framework. Concrete guidelines, you can say concrete law or something. Yes, for the data privacy, there are a lot of stricter laws are there which are not, or you can say on the lower side when it comes to the India. जी. The second thing is that people are not aware about when they are giving the consent, when the data is collected. And the data is gold when it comes to the AI. AI will be built based on the whatever the data that we are going to provide. So data privacy, so the companies who are collecting this data, they should ensure that how they are storing the data, how they are using the data, what are ये होगा कैसे मैम? लेकिन ये होगा कैसे? क्या 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 गवर्नमेंट की गाइडलाइन में सीधा कंपनीज को कहा गया है कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो उसकी जानकारी हमें दीजिए, या जिम्मेदारी से आप स्टोर कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? क्या इन गाइडलाइंस में ऐसा है?
Yes, accountability. Okay, in the accountability section, they are telling ki who will be the accountable if something goes wrong. So whether it will be a developer, whether it will be a deployer, whether it will be a user. So accountability is one of the good thing that they have come up. The second thing is that ki there should be a trust. That is their first sutra, right? So the people, when you are going for using the AI, जी this guideline will give you some direction that yes, we are using the AI, but we are using the AI with safely and responsibly. Okay. Uh, the other thing which comes, what I can say ki you will come to know about the design, how that particular AI is designed. So basically here it should give some kind of a disclosure. Okay, they are asking for that. Okay, understanding by design, that is one of the sutra. We're asking them to explain how your AI is understood by the intended user and the regulation. So yes, these 7 sutras are, they come up with very good, okay, good हाँ R&D आपने बिल्कुल that सही they- कहा। जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, 7 सूत्र जो हैं इसके, नैतिक और जिम्मेदार एआई के लिए 7 मुख्य सिद्धांत जो तय किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट अगेन वही बात आ जाएगी कि ये सिर्फ एक मौखिक दिशा निर्देश हैं या इनके उल्लंघन पर किसी तरह की कार्रवाई की भी इसमें कोई बात कही गई है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक ये सुनिश्चित करना कि इनका इंप्लीमेंटेशन पारदर्शी तरीके से और सुरक्षित तरीके से होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा सा और इन गाइडलाइंस को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जमीनी स्तर पर सुरक्षित एआई की हम पूरी परिकल्पना कर पाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विराग जी, अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है, आइडिया के लेवल पर और उसको कम से कम गाइडलाइंस जारी करने के लेवल पर फुल मार्क्स टू द टीम जिन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई हैं। बहुत बढ़िया आपकी अप्रोच है, लेकिन अब धीरे धीरे बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि ये सिद्धांत नैतिक ज़्यादा हैं, मॉरल ज़्यादा हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी, लीगल बाइंडिंग तो है ही नहीं। तो लीगली बाइंडिंग अगर नहीं है तो फिर हानि, लॉस जो हो रहा है उसको मापना या साबित करना ये कैसे? अब एल्गोरिदम बायस, जॉब लॉस अगर हो जाती है, एल्गोरिदम बायस की वजह से किसी को कोई नुकसान हो रहा है, प्राइवेसी बीच हो रही, कैसे इनको हम माने जाएंगे बिना एक रेगुलेटर के, शिकायत निवारण तंत्र के, ठोस कानून के? कैसे लागू होगा सर? जरा विराग जी थोड़ा सा समझाएं सर। देखिए, एआई पर ये चर्चा है और मैंने एआई से कुछ सवालों का जवाब लेने की कोशिश की। तो एआई में जब मैंने पूछा कि क्या यह कानून है, जवाब आया नहीं। क्या यह नियम है, जवाब आया नहीं। क्या यह कानूनी गाइडलाइंस हैं, जवाब आया नहीं। तो अब अगर पूछा जाए तो एआई यही बताएगा कि बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये, इसलिए इसको कानून, नियम या गाइडलाइन बताना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कानून के साथ साथ मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब लीग ऑफ नेशंस बना था और उसमें बहुत अच्छी इसी तरीके अच्छी बातें की गई थी, लेकिन जो हिटलर जैसे लोग थे उन्होंने उनको वो करके और सेकेंड वर्ल्ड वार चालू किया। उसके बाद हमारा जो यूनाइटेड नेशंस यूएनओ बना, तो यूएनओ को भी हमने इसी तरीके से देखा कि आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या यूएन की संस्थाएं हैं, ट्रंप उनको सबको रौंद रहे हैं। इसी तरीके से जो एआई की कंपनियां हैं, एनवीडिया है, उसकी जो वैल्यूएशन है, उसका जो 50 खरब डॉलर का उसका है, वो भारत की जीडीपी से ज़्यादा है। तो हम ये समझें कि हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेशन के लिए हमारे पास मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की अब जो हम जिस धारावी फार्मूले की बात बता रहा था हमारे पास शक्ति भी बची है। तो अब इनको इनोवेशन की हमको जगह देने की आवश्यकता नहीं है। हमें देखना है कि भारत के रोजगार में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की टैक्स रिकवरी में, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में, भारत के सार्वभौमिकता में, संविधान के शासन में हम किस तरीके के नियम कानून बनाएं। मैं 2 पेज देख रहा था, एक पेज 18 और एक पेज 19 में। तो पेज 18 में
उसमें लिखा गया है कि एग्जिस्टिंग कानून हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता इस तरह के अपराधों को करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। उसके बाद फिर एक जगह दूसरी जगह पे उसमें लिखा गया है कि इसके लिए कंपटीशन लॉ, मीडिया लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, डेटा प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये सारी चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है। जब मैं इसमें पेज नंबर 7 में जाता हूँ तो शॉर्ट टर्म में लिखा है सजेस्ट लीगल अमेंडमेंट्स, मीडियम टर्म में जाते हैं अमेंड लॉज, लॉन्ग टर्म में जाते हैं ड्राफ्ट न्यू लॉज। अब हम देश की इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी यहाँ की हमारा जुडिशियल सिस्टम है, 25 लाख वकील हैं, हजारों लायक जज हैं, हमारे यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री है, और हम अभी सिर्फ इस बात का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में हमको कानून में सुधार करने होंगे। और इस बात के लिए हमने एक कमेटी बनाई जिसने कि अपनी रिपोर्ट दिया है, और हम कानून में संशोधन नहीं कर पा रहे हैं। ये वही हमारी संसदीय व्यवस्था है जहाँ पर हम 2 दिन के भीतर कोई भी बड़े से बड़े कानून, चाहे कृषि कानून हो, चाहे 7 मिनट के भीतर गेमिंग कानून हो, हम किसी भी कानून को बना देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये विरोधाभास, इससे एआई का भला नहीं होगा, इससे हमारी जो डिजिटल एक हमारा जो पकड़ है वो पकड़ हमारी कमजोर होगी, और धीरे धीरे जैसे बिहार में अवैध शराब सब जगह मिलती है लेकिन उससे सरकार का नुकसान होता है, इसी तरीके से अवैध डेटा पर आधारित एआई की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। और विश्व का सबसे बड़ा बाजार, 140 करोड़ लोगों का देश, अगर एआई के नियमन की पहल नहीं करेगा, अगर यूरोप की तरह डेटा सुरक्षा कानून हम नहीं बनाएंगे, तो हम सिर्फ देश का नुकसान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा मेरे कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, एआई का हम सब चीजों का एक छोटा सा कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए, जिसको शुरुआत में मैंने कहा भी था कि आप, ये तो वही बात हो गई ना सर। अब जैसे हम यूरोप का जिक्र करते हैं तो फिर एक आदर्श स्थिति बनाने के लिए हमको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब आपने बोला यूरोप, अब यूरोप में जितने सख्त कानून लाए गए हैं उसकी वजह से, जो मैं शुरू में कह रहा था कि आपको सिलिकॉन वैली मॉडल अगर अपनाना है तो आपको थोड़ा छूट देनी पड़ेगी, सरकार को थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा। आप डंडा लेके पीछे नहीं भाग सकते कि इनोवेशन करो भी और हमारा डंडा भी आपके सर के ऊपर, और अगर आप डंडा लेकर भागे तो यूरोप जैसी स्थिति हो जाएगी। तो सर ऐसी आपको नहीं लग रहा है विराग जी की भारत सरकार भी तो इस कंफ्यूजन में फंसी होगी कि हम डंडा चलाएं या ना चलाएं, इनोवेशन को कहीं हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे? तो अब इसमें आप संक्षेप में कुछ कह पाएं। देखिए, संविधान की 75वीं जयंती चल रही, वर्षगांठ है, और हमको देखना है कि संविधान में क्या बोला गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, और उन्होंने बोला है कि हम कोई भी नियम कानून बनाएं तो पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचें। तो ये कंपनियां, एनवीडिया कंपनी आज क्या कर रही है कि जिसकी वजह से $50 खरब का वैल्यूएशन है, हमारे डेटा, अवैध डेटा के कंजम्पशन पर ही तो आधारित इनकी अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए यूरोप हो या भारत हो, जब सब जगह पे नियम बनेंगे तो संसाधनों का समान वितरण होगा, रोजगार होंगे, लोगों में खुशहाली आएगी। सिर्फ कुछ लोगों के लिए अगर हम काम करेंगे तो उससे मुझे लग रहा है कि पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने का खतरा है। बड़े पैमाने पर जो बेरोजगारी बढ़ेगी, उससे जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो वेलफेयर स्टेट का जो एक सपना है, वो सपना कम होगा, क्योंकि हमारी जो संविधान की व्यवस्था है वो पंचायती राज की व्यवस्था है। नहीं, वो इसमें उसमें जो 7 सिद्धांत दिए गए हैं विराग जी, जो 7 सिद्धांत दिए गए हैं उसमें 7वां जो है वो इंक्लूसिविटी है, समावेशिता है। अब इसमें एक पक्ष ही आ जाता है, आपने बात सही कही कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सोचना होगा, बट ये होगा। अब हमारा आप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ही देख लीजिए या हमारा डेटा सेट्स देख लीजिए, सारे के सारे अर्बन सेंट्रिक हैं। ग्रामीण या भाषाई विविधता उसमें कोई खास रूप से दिखाई देती नहीं है। डिजिटल लिटरेसी, रीजनल एआई इनिशिएटिव, ये कहां पर खड़े हैं? तो जब तक ये नहीं आएंगे तब तक वो समावेशिता जो 7वां का सिद्धांत है वहां पर भी एक आलोचना जारी है। मुझे दोनों के रिएक्शन और लेने। विराग जी 10 सेकंड में बोल दीजिए बात। दीपक जी एक लाइन। देखिए, 7 सिद्धांतों की तरह हमने पंचशील बनाया था, लेकिन चीन ने हम पर हमला किया। तो 7 सिद्धांतों से एआई का हमला हमारे ऊपर जो है, हम सुरक्षा किससे कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करने की भी जरूरत है। इसलिए हमें डेटा सुरक्षा, अभी 2 दिन पहले की खबर है, एनक्लैट ने एक जजमेंट दिया और व्हाट्सएप का और फेसबुक का, मेटा कंपनी का जो डेटा है, डेटा शेयरिंग अलाउ कर दिया गया। कितने लोगों को पता है कि हमारा डेटा मेटा कंपनी बेच रही है? ठीक है तो सर, हमारा डेटा जब तक अब इसी पे मैं आया हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है जो आपने बोला, नहीं बना सकते। सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। और राहुल जी,
अब इसमें चौथा जो सिद्धांत दिया गया है ट्रांसपेरेंसी का, अब गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सप्लेनेबल एआई, ये थोड़ा उन्होंने एक नया विचार लेकर के आए हैं इसमें, एक्सप्लेनेबल एआई। लेकिन ये एक्सप्लेनेबल कैसे होगा? सोर्स कोड डिस्क्लोजर आपका है नहीं, इंपैक्ट असेसमेंट आपका है नहीं, तो बिना उसके ये सब कुछ दिखावा सा लगता है। बहुत सारी कंपनीज ये भी कह देंगी ट्रेड सीक्रेट्स है साहब, ट्रांसपेरेंसी से वो बचते रहेंगे। तो कुल मिला के जनता या अगर कोई भविष्य में रेगुलेटर बनता है उन तक वास्तविक डेटा कभी पहुंच पाएगा ही नहीं, तो फिर ट्रांसपेरेंसी कैसे सुनिश्चित होगी? राहुल जी। इससे पहले मैं आपका आंसर करूं दीपक जी, मैं एक आपके पॉइंट को एक्सपैंड करना चाहता हूं। जैसे आपने बात करी ईयू और यूएस में, मैं आपको पहले डिफरेंस बताना चाहता हूं। ईयू की जो डेफिनेशन है एआई एक्ट से रिलेटेड, इट सेज प्रिवेंट हार्म बिफोर इट अकर्स, और यूएस की डेफिनेशन है मैनेज हार्म एज इट अराइजेस। सो देयर इज अ ह्यूज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दीज टू रीजन्स। अब हमें क्या एक्ट करना है, हमें क्या अडॉप्ट करना है, वो हम पे डिपेंड करता है। बात रही आपके इनोवेशन की, ट्रांसपेरेंसी की, I'm an advocate of making things transparent and ensuring a third party audit. Personally, हर एक कंपनी का, हर एक डिपार्टमेंट के अपने सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, but in order to ensure transparency and have a right set of governance mechanism, we need to ensure a third party audits on each and every organization so that we can hold them accountable. हमें रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा, हमें सिटीजन प्रोटेक्शन रिलेटेड हमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे, हमें अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, उसी के बेसिस पर ही हम इसको थॉरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली कि डिफाइन हमें बहुत करना पड़ेगा। क्लोजिंग रिमार्क कीर्ति जी। मैम, दिशा सही है, बट एग्जैक्टली अब आगे क्या करना होगा? मैं पिछले 10-12 साल से बिग डेटा एनालिटिक्स पढ़ा रही हूँ। सो विराग सर जी, मैं आपके इसके ऊपर एक जस्ट कमेंट करना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज करना जानते हैं, बट उससे जुड़े हुए सेफ्टी और हमारा डेटा कैसे यूज होता है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। Even though the apps are taking the consent blindly, everybody is giving the consent to all the information on their own. So you can't say ki without your knowing, okay, the government or the company is using your data. You only giving the consent. Only the thing is that the people are not aware about it. So on that basis, the companies are securing their position. So when I'm coming and when ओके मैम, आई एम सॉरी मैम, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। बट बहरहाल विराग जी इस पर जवाब देने के लिए भी तत्पर हैं, बट वो चर्चा हम कभी और करेंगे। लेकिन इशारा आप समझ गए होंगे कि किस तरह के इस पूरी परिचर्चा के तमाम बिंदु हैं। सर, आई एम वेरी सॉरी, डांट पड़ रही है पीछे से, आज मैं बहुत ओवर कर चुका हूँ शो को। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए विराग जी, राहुल जी, प्रोफेसर कीर्ति, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, ख्याल रखिए, नमस्कार।